अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है कानून शहादत ऑर्डर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है लॉ गेट के लिए, क्योंकि आज के इस लेक्चर से एक या दो सवाल लाजमी आ सकते हैं। प्रीवियसली भी अगर हम लॉ गेट उठा के देखें 2021 से, तो कहीं ना कहीं हर लॉ गेट में यहाँ से इस पोर्शन से 2 3 4 सवाल आए ही ज़रूर हैं। अब शुरू के जो आर्टिकल्स हैं 26 से लेकर 29 तक ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 30 से लेके 45 तक का जो चैप्टर है एडमिशंस एंड कन्फेशंस का, यहाँ से सवाल लाजमी आता है। सबसे पहले 26 को देखते हैं। 26 क्या कहता है? फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। इसको पढ़े, क्या कह रहा है ये? Where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. बस ठीक है। फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन। अब 26 ये कह रहा है कि फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, वो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जब किसी का राइट या कस्टम सवाल में आएगा, क्वेश्चन में आएगा। राइट और कस्टम क्या होता है, पहले इसको क्लियर करें फिर बेरे की तरफ जाते हैं। देखें, फॉर सपोज कि आपके घर के पास एक गुजरगाह है, ठीक है, जो तकरीबन 12 साल से ज़्यादा इस्तेमाल होती हुई आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट। ठीक है। कस्टम क्या है? रवाज, रस्म। फॉर एग्जाम्पल कि आपके इलाके के अंदर एक रस्म चल पड़ी है कुछ बड़े सालों से कि अगर कोई भी शख्स शादी करेगा तो उसकी वाइफ को इतना अमाउंट मिलेगा। ऐसी कोई भी रस्म ले लें, जैसे अक्सर चलती हुई आ रही हैं रस्म रिवायत। तो अगर उसके बारे में कोई सवाल होगा तो फॉलोइंग फैक्ट्स अगर पूछे जाएंगे तो वो क्या होंगे? वो होंगे रेलेवेंट। वेन द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट, जब सवाल आएगा किसी भी राइट का, राइट मतलब जैसे कि गुजरगा ये आपका राइट है। अब मिसाल के तौर पे आप ये जो गली है, इस गली के अंदर अगर बीच में कोई दीवार खड़ी कर दे तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन कौन रेज करेगा? जो उस इलाके के अंदर रहते हैं। ठीक है। और कस्टम या फिर कोई रस्म, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट, तो जो फॉलोइंग फैक्ट्स हैं वो क्या होंगे? वो रेलेवेंट होंगे। एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड। अब इसके लिए वर्ड्स कौन से याद रखने हैं? सब क्लास ए के लिए। क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज, फिर असर्टेड और डिनाइड, इनकॉन्सिस्टेंट विद द एग्जिस्टेंस। मतलब कि जब भी कोई राइट क्वेश्चन में होगा तो फिर वो क्या होगा? किस तरीके से वो क्रिएट हुआ। ठीक है। क्रिएट का मतलब कब वो बना, सही है, किस तरीके से वो क्लेम किया गया। मॉडिफाई मतलब उसके अंदर तब्दीली कैसे आई। इसी तरीके से रिकॉग्नाइज उसको किसने किया। ये सारे के सारे फैक्ट्स क्या हैं? रेलेवेंट है। उसके बाद पर्टिकुलर इंस्टांस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, किस तरीके से उसको क्लेम किया गया। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आप क्लेम करते हैं कि मैं इस रास्ते को जो है 20 सालों से इस्तेमाल करता हुआ रहा हूँ, तो अब ज़रूरी है कि इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप 20 साल से यहाँ पर रह रहे हों। अब फॉर सपोज के अगर जो है एक कोई भी रस्म है जो कि 50 साल पुरानी रस्म है, जिसको हम कस्टम कहते हैं। कस्टम का एक अलग चैप्टर है जो मैं आपको इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ाऊंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि कस्टम कम से कम जो है 50 साल पुरानी हो रस्म। अब जाहिर सी बात है, इसके बारे में कौन बताएगा? आपके वालिद साहब बता सकते हैं कि इस इलाके की ये कस्टम, इस कास्ट की ये कस्टम है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 50 साल से ज़्यादा गुजार चुके हैं ज़िंदगी। अब इलस्ट्रेशन की तरफ जाएं। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए हैज़ अ राइट ऑफ अ फिशरी। सवाल ये होता है कि क्या ए के पास एक राइट है कि वो जो है मछुआरा है या फिर मछली वगैरह इस इलाके से पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई जो है मछुआरा होता है और वहाँ पे वो रेगुलर बेसिस पे फिशरीज कर रहा होता है, और उसको अचानक से लोग आके कहते हैं कि आपका हक ही नहीं है यहाँ पे फिशरी करने का। द डीड कन्फरिंग द फिशरी एज असर्टेटेड द मोर्गेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर। ठीक है, बाय एज फादर, ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, इनकन्सिस्टेंट विथ मोर्गेज। अब यहाँ पर क्या है? मोर्गेज किया गया है, मतलब कि उसका वालिद, उसके जो वालिद साहब थे वो भी अपने दौर से फिशरी यहीं पर करते थे, तो मतलब बड़े अरसे से वो ये जो है राइट इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर ये अगर सवाल आएगा तो फिर जब वो डीड है, यहाँ पर क्या है? डीड, डीड का वर्ड लिखा होगा, तो वो जो डीड है वो जब क्वेश्चन में आएंगे तो वो एज अ प्रूफ वो दिखा सकता है, तो वो क्या होगा? रेलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 27 क्या कहता है? कहता है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग। अब यहाँ पर देखें क्या है, वर्ड क्या है यूज हुआ है 27 के अंदर। फैक्ट्स
showing existence of a state, existence any state of mind of any state of mind, such as intention, state of mind, body और bodily feeling, body या फिर क्या है bodily feelings। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या बात कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? इसकी हेडलाइंस है, इसकी हेडिंग से ही आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। इसकी हेडिंग क्या कह रही है? इसकी हेडिंग हमें ये बता रही है कि वो हकीकत जो शो करे, किसको शो करे? एग्जिस्टेंस किसी के स्टेट ऑफ माइंड को, या फिर बॉडी को, या फिर बॉडीली फीलिंग को। अब इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मुझ पर गुस्सा आया, फॉर एग्जांपल आपको मुझ पर गुस्सा आया किसी बात की वजह से, और आप किसी और ने वहाँ पर नोटिस कर लिया। क्या नोटिस किया? आपके बिहेवियर को। उसको हम क्या कहते हैं? बॉडीली फीलिंग। बॉडी को किस तरीके से, ये जो मैंने एग्जांपल दिया बॉडी की दी, बॉडीली फीलिंग किस तरीके से? फॉर एग्जांपल आपने कोई हार्श वर्ड्स यूज़ कर लिए कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड कि मैं पूछता हूँ आपसे कि उस बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है। आप कहते हैं सर वो तो बड़ा फ्रॉडिया है, वो सिर्फ मिले मुझे। क्या कहते हो आप? वो सिर्फ मिले मुझे। तो ये क्या है? आपके स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहा है कि जब भी वो आपको मिलेगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड। सही है। तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर तीन चीज़ों के बारे में बता रहा है, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडी फीलिंग के बारे में। बॉडी में क्या होगा? बॉडी में ये होगा कि मिसाल के तौर पे आपको गुस्सा आया, आप हार्श हो गए, आपके चेहरे का रंग ही बदल गया। तो बॉडी की फीलिंग, हाँ, बॉडी फीलिंग एक ही सेम ही है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ 10 बंदे खड़े हैं, 10 बंदों से मैं पूछता हूँ मेरा यहाँ पे एक मोबाइल गुम हुआ है, और मैंने क्या किया कि सबके फेस इंप्रेशंस देख लिए। तो जाहिर सी बात है उसमें से जिसने किया होगा उसके फेस इंप्रेशन पेल हो गए होंगे, एकदम से उसका गला खुश्क हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है? बॉडीली फीलिंग। कह रहा है फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ। इसके लिए क्या ज़रूरी है? नॉलेज होना, इंटेंशन होना, या गुड फेथ में, या नेग्लिजेंस, या रेश, इल विल और गुड विल। इल विल क्या कहते हैं हम? बुराई को। किसी के बारे में आपके दिल के अंदर अगर कोई बुराई है उसको हम क्या कहते हैं? इल विल। टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी शख्स के बारे में। और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट और बॉडीली फीलिंग आर रेलेवेंट। तो इसके अंदर भी वर्ड क्या आया? रेलेवेंट आ गया, ठीक है। स्टेट, बॉडी, फीलिंग इज इन इशू और रेलेवेंट। अब इसके अंदर एक और वर्ड भी आपने हाईलाइट कर लेना है। लास्ट के अंदर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? इज इन इशू, यानी ये फैक्ट इन इशू के बारे में होगा, या फिर होगा रेलेवेंट, यानी कि ये रेलेवेंट फैक्ट की बात कर रहा है। क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में। इसी तरीके से फिर इसकी जो है एक्सप्लेनेशन बताई गई। एक्सप्लेनेशन क्या होती है? वजाहत, जो इसको मजीद वजाहत कर दे। इसके अंदर एक वर्ड आप नोट करें कि एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा मस्ट के नाम से, उसको हाईलाइट करें। द फैक्ट रेलेवेंट इज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट। मतलब लाजिम है कि वो जो स्टेट ऑफ माइंड दिखा रहा है उसका स्टेट ऑफ माइंड से आपको पता चले कि वाकई में ये शख्स क्या करने जा रहा है, ये शख्स किसी को मारने जा रहा है। उसके बाद पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, और उसके साथ उसका कोई ना कोई तजाद भी हो। अब आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि आप जो है किसी को ऐसे ही बिला वजह कुछ बोल रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। फिर इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा इसके अंदर दी गई हैं, तकरीबन P तक इलस्ट्रेशंस हैं। इतनी ही इलस्ट्रेशंस आपको कहाँ मिलेंगी? PPC के अंदर। जब आप जाएंगे थेफ्ट के अंदर, तो थेफ्ट के चैप्टर के अंदर भी आपको इलस्ट्रेशन ज़्यादा ही मिलेंगी। अब इसकी एक इलस्ट्रेशन क्लियर करते हैं। कल मैंने एक लेक्चर शेयर किया था ग्रुप के अंदर जो कि कंप्लीट इलस्ट्रेशंस पर था, सही है, वो आपने लाजमी सुन लेना है। लेकिन QSO पढ़ने के दौरान कभी भी आप सुन लें, ठीक है, या तो फिर हाफ सुन लें या फिर किसी टाइम पूरा सुन लें। A is accused of receiving stolen property knowing them to be stolen। अब A क्या, ये एक जो है एक accused है जो कि रिसीव करता है स्टोलन प्रॉपर्टी। अब रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी ये भी एक ऑफेंस है पाकिस्तान पेनल कोड के तहत। इट इज़ प्रूव दैट ही वाज इन पोजेशन ऑफ सच स्टोलन प्रॉपर्टी, और ये साबित हो चुका है कि उसके जो है एग्जिस्टेंस में, उसके पोजेशन में एक स्टोलन प्रॉपर्टी है, सही है। द फैक्ट दैट द सेम एट द सेम टाइम ही वाज इन द पोजेशन ऑफ मेनी अदर स्टोलन प्रॉपर्टीज इज रेलेवेंट। अब मिसाल के तौर पे आपके पास से एक जो है चोरी की चीज़ बरामद होती है, और ये हकीकत ये है कि आपके पास दूसरी चोरी की चीज़ें भी बरामद होती है, तो सब के सब क्या होंगे? ये रेलेवेंट हो जाएगा। ए स्टैंडिंग टू शो दैट ही नोज ईच
एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ विच ही वाज इन पोजेशन टू बी स्टोलन, और उसकी नॉलेज में बात थी कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, चोरी की हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आपने एक वर्ड देख लेना है, रेलेवेंट। इस सारी की सारी इलस्ट्रेशन को उठा के देख लें, A to Z सारी पढ़ें, सब के अंदर आपको क्या वर्ड मिलेगा, एक रेलेवेंट। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है लास्ट में चले जाएं इसकी तरफ, एम की तरफ। एम से आगे जब आप एम की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर रेलेवेंट दिखेगा आपको। फिर आप ओ की तरफ जाएंगे, वहाँ भी आपको रेलेवेंट का वर्ड मिलेगा, और ओ के सब क्लास 2 के अंदर इररेलेवेंट का वर्ड भी है। फिर उसके बाद लास्ट, बिल्कुल लास्ट के अंदर पी के अंदर आपको रेलेवेंट और इररेलेवेंट दोनों का वर्ड मिल जाएगा। अब ये पता किसको चले, कैसे चलेगा कि सर कहाँ रेलेवेंट है कहाँ इररेलेवेंट है, जिसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और जो बैरक को वर्ड बाय वर्ड पढ़ भी चुका होगा। सही है, इसीलिए मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाए आर्टिकल 28 की तरफ। आर्टिकल 28 क्या बात करता है, कहता है फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। फैक्ट्स बेयरिंग वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अब कुछ ऐसे हकाइक जिससे ये जाहिर हो जाए कि किसी शख्स ने वो जुर्म जो किया है वो एक्सीडेंट है या फिर उसने जानते बूझते हुए किया है। देखें, जब आप कोई भी ऑफेंस कमिट करने जाते हैं, जब आप किसी के साथ कोई जुर्म कमिट करने जाते हैं, सबसे पहला इंग्रेडिएंट ऑफेंस का क्या है, वो है इंटेंशन का होना। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कि जो है अब यहाँ पर एक मोबाइल पड़ा है, ये एक एग्जांपल है लेकिन वो किसी और सेंस में है। एक मोबाइल पड़ा है, आप वो अपना मोबाइल समझकर ले जाते हैं, यहाँ से अपना मोबाइल समझ कर ले जाते हैं। अब आपकी इंटेंशन नहीं थी चोरी की, क्या नहीं थी, नहीं थी चोरी की। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आप उसी के बाद फ़ौरन ही, जैसे ही आपकी नॉलेज में बात है कि वो मोबाइल किसी और का था, आप फ़ौरन दे के चले जाएँ। तो ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, वो मैं आपको पीपीसी के अंदर पढ़ाऊँगा। तो खैर, कहने का मकसद ये है एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, मतलब किस तरीके से पता चलेगा कि किसी ने अगर कोई जुर्म किया है तो वो जुर्म एक्सीडेंटल है या फिर इंटेंशनल है। व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन, सबसे पहले क्या बात की गई, जब वहाँ पर सवाल उभरे या उठे, वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और डन विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, कि किसी ने कोई चीज़ जानते बूझते हुए की, नॉलेज थी उसके फिर भी उसने ये काम किया, या फिर उसकी इंटेंशन थी। द फैक्ट थस एक्ट formed part of the series similar occurrence, each of person doing the act was concerned is relevant। अब क्या है कि जब उसने सीरीज ऑफ एक्ट किया, सीरीज ऑफ एक्ट किया तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे कोई शख्स क्या करता है कि कोई शख्स जो है चाकू खरीदता है या जहर खरीदता है, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद किसी और की डेथ हो जाती है और वो शख्स उसके रूम पे ही रह रहा था और चाकू जो जहर उसने ख़रीदा था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये सीरीज ऑफ एक्ट से ही जाहिर हो गया कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये क्या है, इंटेंशनल है। अब इसकी इलस्ट्रेशन 1 पढ़ें। A is accused of burning down his house in order to obtain money from which it is insured. The fact that A lived in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires, A received payment from different insurances। ठीक है, बस ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक बात समझ में आई होगी। अब देखें, मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दी थी, मिसाल के तौर पे इस मिसाल के अंदर ये आपको बताना चाह रहा है कि मिसाल के तौर पे कि मिस्टर अली है। अब मिस्टर अली क्या करते हैं कि मिस्टर अली ने अपनी पूरी बिल्डिंग इंश्योर्ड कराई हुई है इंश्योरेंस के थ्रू, और उसकी बिल्डिंग को लग जाती है आग, और वो क्या करता है, इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने जा रहा है। अब इंश्योरेंस के पैसे उसको जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी कि आइदर ये क्या था, ये एक्सीडेंटल था या फिर क्या था, इंटेंशनल था। सही है, इसी तरीके से बाइक या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी की भी इंश्योरेंस होती है। अब देखें, इसके सब क्लास 2 के अंदर आपको ये मज़ीद एलोब्रेट ये कर रहा है कि जब उसने पहले भी उसका कोई घर था, ठीक है, पहले भी उसके कोई घर थे और सब के सब इंश्योर्ड थे और सबको ही उसने क्या किया था, वो भी आग लगने की तरीके से ही डिस्ट्रॉय हुए। तरीका चेंज करता, तरीका चेंज नहीं किया, वही तरीका था, और उसने पैसे भी क्लेम किए और पैसे मिले भी। तो उसके प्रीवियस जो कंडक्ट थे वो उसने जाहिर किया कि ये इसने क्या किया है,
इंटेंशनल है, एक्सीडेंटल नहीं। एक्सीडेंट सेम अकरेंस का एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, ज़्यादा बार नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आप रोज़ ही रोज़ जो है क्या करें, फिक्स टाइम पे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी 5 मिनट आगे कभी 5 मिनट पीछे, ठीक है। तो एक्सीडेंटल 1 या 2 बार होता है। अब देखें, आपने अपनी बाइक इंश्योर्ड कराई हुई है और जब भी आप देखते हैं कि मेरा एक्सीडेंट होगा तो ही मुझे पैसे मिलेंगे, और जब भी देखो आपकी हेडलाइट ही टूटी हुई होती है, तो ये क्या है, इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है, ये इंटेंशनल है, एक्सीडेंटल नहीं है। उसके बाद 29 इंपॉर्टेंट है। 29 से भी एक प्रीवियसली सवाल आ चुका है। क्या कहता है ये, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। अब आर्टिकल 29 क्या कह रहा है, आर्टिकल 29 इन सिंपल मैनर आपको ये बताना चाह रहा है कि जिस कोर्स ऑफ बिजनेस से कोई भी जो है कंडक्ट हो चुका हो तो समझा ही जाएगा, प्रिजम्पशन नहीं की जाएगी, तो वो वैसे ही हुआ है। फॉर एग्जांपल आप जो है TCS करवाते हैं। क्या TCS करवाते हैं, आपने लॉग एट क्लियर किया, लॉग एट क्लियर करने के बाद आप मेरे घर पे मिठाई TCS करवाते हैं, सही है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है XYZ, ठीक है, आप TCS करवाते हैं। अब TCS नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है कि TCS जो है कितने मैक्सिमम कितने 2 to 3 डेज़ के अंदर रिसीव हो जानी चाहिए, सही है। और वो मिस्टर बी को यानी कि मुझे इतने दिन में रिसीव नहीं हुई, तो इसके अंदर क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने अपनी लाइबिलिटी ख़त्म, आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। अब किसकी लाइबिलिटी बनती है, अब बनती है TCS वालों की। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप क्या करते हैं कि आप जो है TCS करते हैं किसी कंपनी को, जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया, और उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी लास्ट डेट है 10 फरवरी 2024, और आपने डिस्पैच कब किया, डिस्पैच किया आपने 6 फरवरी को, सही है। जब 6 फरवरी को आपने डिस्पैच कर दिया और किसी भी विसनेजर की वजह से सैलाब आ गया, कोई भी मसला आ गया जिसकी वजह से 10 तारीख तक उनको पहुंचा नहीं है, तो ये उनकी लाइबिलिटी बनती है कि वो आपको 1-2 दिन की लीनियंसी दें, क्योंकि आप उनको क्या दिखाएंगे, ट्रांजैक्शन स्लिप दिखाएंगे कि मैंने इस दिन को डिस्पैच कर दिया है, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर मिसाल भी यही दी गई है जो मैंने अभी आपको इलस्ट्रेशन के अंदर समझाई है। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडमिशंस एंड कन्फेशंस। एडमिशन एंड कन्फेशन समझना भी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल वर्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ से सवाल ज़रूर आता है। क्या एडमिशन, ये कौन सा एडमिशन है, एडमिट करना, और एक तरफ आता है कन्फेशन। सबसे पहले दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आर्टिकल वाइज चलेंगे। सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है आर्टिकल 30 से लेके 36 तक, और इसका एक और आर्टिकल है आर्टिकल 45। फिर ये कहाँ से है, 37 से लेके 44 तक है, इसका रेफरेंस आपको याद हो गया, ठीक है। एडमिशंस कहाँ होते हैं, सिविल के अंदर। कन्फेशंस कहाँ होते हैं, क्रिमिनल के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से एडमिशन के लिए आपने बात याद रखनी है कि कैन नॉट रिट्रैक्ट। कन्फेशन में क्या हो सकता है, कैन रिट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आपने एडमिट कर लिया किसी भी फैक्ट को, तो उसके बाद आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। कन्फेशन के अंदर मुकरा जा सकता है अपनी बात से। एडमिशन की डेफिनेशन क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट विच गोज अगेंस्ट फेवर ऑफ मेकर, ठीक है। कन्फेशन क्या है, कन्फेशन है एडमिशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। इसी तरीके से फिर जो है आप ये देख लें कि एक और भी मुहावरा दिया जाता है कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन, ठीक है। क्या बात याद रखनी है आपने, All confessions are admissions, बट ऑल। all admissions are not confessions. अब ये स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी लॉग एड के टेस्ट के अंदर आई थी, और लास्ट के अंदर क्या था, ऑल एडमिशंस आर कन्फेशंस बट ऑल कन्फेशंस आर नॉट एडमिशन। उसने लास्ट का वर्ड एडमिशन गुम कर दिया, अब उसके अंदर ऑप्शन दिया एडमिशन कन्फेशन, ये क्या आएगा। जब आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, याद होगी, तो फिर आप उसको जवाब दे देंगे, सही है। एडमिशन का कॉन्सेप्ट कहाँ है, सिविल केसेस के अंदर। कन्फेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ है, क्रिमिनल केसेस के अंदर।
एडमिशन जब आपने कर लिया, जब आपने एडमिट कर लिया किसी हकीकत को विच गोज अगेंस्ट द मेकर ऑफ द विच गोज अगेंस्ट द फेवर ऑफ द मेकर, जब आप कहें कि आपने 10 लाख मुझे देने हैं, तो ये क्या हो गया, ये एडमिशन हो गया। जब आप कहते हैं कि आपने 10 लाख मुझसे लेने हैं, तो ये एडमिशन नहीं है। समझ रहे हैं? सही है। अब एडमिशन क्लियर हो गया। मिसाल भी देता हूँ। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन क्रिमिनल के अंदर होता है। कन्फेशन किस तरीके से? एडमिशन ऑफ गिल्ट। मिसाल के तौर पे पर्टिकुलर डेफिनेशन कन्फेशन की आपको सीआरपीसी क्यूएसओ के अंदर नहीं मिलेगी, केस लॉज के अंदर मिलेगी। वो इंशाल्लाह आपको बाद में कभी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपका वो टॉपिक नहीं है। समझाने की हद तक एक चीज़ याद रखें कि कन्फेशन कहाँ होता है? क्रिमिनल के अंदर। आप कहते हैं कि मैंने मिस्टर बी का मर्डर किया है। अब ये कब रेलेवेंट है, कब इररेलेवेंट है, कब एडमिसिबल है, कब इनएडमिसिबल है, ये हम आज पढ़ेंगे। अब ये क्या है? एडमिशन ऑफ गिल्ट, अपने गिल्ट का जाहिर करना। ठीक है, किस तरीके से आप कहते हैं कि मैंने मिस्टर बी को मार दिया। अब ये आप एडमिशन ऑफ गिल्ट कर रहे हैं, अपने गिल्ट को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? अब ये क्लियर हो गया। अब इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक्स, वाई और जेड की। अब गौर से समझें, एक्स वाई जेड क्या करते हैं? एक्स वाई और जेड कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मिस्टर बी के साथ। अब यहाँ पर एक्स कहता है कि हम सब ने, क्या कहता है? हम तीनों ने मिल के मिस्टर ए के पैसे देने हैं, या ये कहता है कि हम तीनों ने मिलकर मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब ये जो बात वो कह रहा है वो इन सब के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि अगर वो ये कहेगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमने उसको पैसे देने, तो जाहिर सी बात है उसको पैसे देने होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटीज जो बनती है वो भी पूरी करनी होंगी। तो ये एडमिशन जो है ये इन सब का एडमिशन कंसिडर होगा। क्या होगा? ठीक है, इसी तरीके से मिस्टर ए की यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर एक्स क्या कहता है? मिस्टर एक्स ये कहता है कि हम तीनों ने मिलके मिस्टर ए का मर्डर किया, या फिर हम तीनों ने मिलके मिस्टर ए का रेप किया क्रिमिनल के अंदर, या हम तीनों ने मिलके मिस्टर ए के घर में रॉबरी डकैती की। डकैती होगी है, डकैती के लिए इंग्रेडिएंट, फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग। अगर 3 है तो फिर रॉबरी होगी। खैर, हम तीनों ने मिलके क्या किया है? मिस्टर ए का मर्डर किया। अब ये क्या होगा? ये मिस्टर एक्स के लिए एडमिशन है, बाकियों के लिए क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रख लें। अब आपको वो ऐसे भी पूछेगा कि मिस्टर एक्स या मिस्टर ए सेज दैट मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंड जेड मर्डर्ड सी। इलस्ट्रेशन के अंदर है मर्डर्ड सी। दिस स्टेटमेंट फॉर एक्स इज एडमिशन एंड फॉर अदर्स, फिर ऑप्शन के अंदर दे देगा। तो उसके बाकियों के लिए क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अनलेस कोरोबरेटेड विथ पर्टिकुलर फैक्ट्स। मतलब जब तक इसके लिए, इन सब के लिए क्या होगा? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा। जब दूसरी कोई हकीकत सामने आएगी, जब दूसरा कोई एविडेंस आएगा, तो फिर इसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्या कहता है? आर्टिकल 30 के अंदर बात की जाती है एडमिशन डिफाइंड, कि एडमिशन के बारे में बताता है। एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री, यानी कि एडमिशन आपका ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। फिर आगे कहता है कि विच सजेस्ट टू द इंटरफेरेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। इसके अंदर फिर वही बात आ गई कि फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। अब आप क्या कर लें कि रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को हाईलाइट कर लें। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आर्टिकल 32 को ज़रा ओपन करें। आर्टिकल 32 क्या कहता है? एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। आर्टिकल 32 क्या कहता है? बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और एजेंट। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट ऑफ एनी सच पार्टी। यही बात आ गई। देखो यहाँ पर देखें क्या कह रहा है? बाय पार्टी, ये पार्टी है और ये क्या है? ये इसके एजेंट्स हैं। सही है। अब ये कहता है, अब ये कहे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, या इसके जो एजेंट्स हैं यही कह दें कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो क्या होगा? वो एडमिशन होगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 क्या कहते हैं? एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड इज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। कि एडमिशंस बाय पर्सन जिनकी पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड, जो कि जाहिर हो कि वो क्या है? पार्टी टू सूट के अगेंस्ट है। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव। तो ये ज़रूरी है कि वो साबित करें अपनी क्या पोजीशन, कि वो किस पोजीशन पर है। ये अपनी पोजीशन शो करेगा कि मेरा इनके साथ क्या पोजीशन है, उसके साथ मेरी क्या पोजीशन है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरी क्या लाइबिलिटीज़ बनती हैं, पोजीशन क्या है। तो वो क्या है? वो भी एडमिशन से इफ़ सच
स्टेटमेंट्स वुड बी रेलेवेंट, ठीक है, वो क्या होंगी, रेलेवेंट होगी, एज अगेंस्ट सच पर्सन्स इन रिलेशन ऑफ सच पोजीशन लाइबिलिटी ब्रॉड और अगेंस्ट देम, तो वो क्या होगा, वो उनके अगेंस्ट भी यूज़ की जाएगी। उसके बाद फिर जो है एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के अंदर आते हैं कि ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, ए क्या करता है, कलेक्ट करना जा रहा है बी से रेंट, और बी सूज ए, बी क्या करता है, ए के खिलाफ मुकदमा कर देता है फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, कि उसने सी से पैसे क्यों नहीं लिए जो कि बी को देने चाहिए थे। ए डिनाइज, ए क्या करता है, जवाब दे देता है कि रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी, के बी की तरफ कोई पैसे थे। द स्टेटमेंट बाय सी, तो जो सी की स्टेटमेंट है दैट ही ओड बी रेंट, कि उसने बी से कोई रेंट वगैरह लिया है, एन इज़ एन एडमिशन, मतलब कि सी की जो स्टेटमेंट है, सी की स्टेटमेंट कौन सी, कि बी को पैसे देने हैं या लेने हैं, सी की स्टेटमेंट है कि उसने पैसे देने हैं, क्योंकि वो एक क्या है, किराएदार है। जब वो ये कहे कि मैंने पैसे देने हैं तो ये क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। अगर वो ये कहे कि मैंने पैसे उससे लेने हैं तो ये एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू की हो। फिर उसके बाद 34, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू द पार्टी टू द सूट। रेफर्ड पर्सन क्या होता है, रेफर्ड पर्सन ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी को अपनी बाइक बेची, क्या बेची, बाइक बेची। इसके इलस्ट्रेशन के अंदर एग्जांपल है किसी हॉर्स की। जब आप अपनी बाइक किसी को सेल आउट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता कुछ यूँ है कि जिसको आपने सेल आउट की वो एक दिन के बाद ही आ जाता है, वो आपको कहता है कि आप कह रहे थे ये तो एक्सीडेंटेड फ्री है, लेकिन इसका तो एक्सीडेंट हो चुका है। आप कहते हैं भाई क्या हो गया, मेरी बाइक तो बिल्कुल सही थी, मैंने आपको बिल्कुल सही सलामत दी थी। वो कहता है नहीं भाई, इसका एक्सीडेंट हो चुका है, इसकी हेडलाइट देखो किसी टूटी हुई है, अंदर से डैमेज है। अब आप क्या सोचोगे कि यार ये तो मैं किस फिल्म में पड़ गया, अब ये तो इसको वापस पैसे देने पड़ जाएंगे। रेफर्ड पर्सन ये होता है कि आप कहते हैं कि मैंने जिस दिन आपको अपनी बाइक बेची, बाइक बेचने से 2 घंटे पहले मैं इसकी सर्विस करवा के आया हूँ। सर्विस वाले से जाके पूछो कि उस टाइम इसका एक्सीडेंटेड थी या नहीं थी। आपने क्या किया, आपने रेफर्ड पर्सन की तरफ उसको रेफ़र कर दिया, सही है। तो फिर जब वो रेफर्ड पर्सन की तरफ जाएगा उससे पूछने, तो ये क्या हो जाएगा, उस अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो भी क्या हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 34, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम और बाय देयर बिहाफ, एडमिशंस आर रेलेवेंट और मे बी प्रूव्ड। अब यहाँ पर वर्ड क्या है, मे बी, अगेंस्ट द पर्सन हु makes them representative in interest and cannot be proved by on behalf of the person who makes them और by his representative in interest। कह रहा है कि जब भी कोई शख्स क्या करेगा, एडमिशन करेगा अपनी ज़ात के खिलाफ या रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट करे उसकी ज़ात के खिलाफ, तो वो एडमिसिबल है। अगर वो कोई और किसी और के खिलाफ करे, यानी कि उसके अगेंस्ट वो बात नहीं जा रही है, तो वो एडमिशन नहीं होगा। सब क्लास ए क्या कह रहा है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग, इफ when it is such the nature that the person making it were dead it would be relevant as between third person under article 46। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स ये कहता है कि मैंने मिस्टर मुबारक को 10 लाख रुपए देने हैं, और वो कहता आपके सामने है, वो कहता किसके सामने, आपके सामने, ठीक है। अब वो शख्स मर जाता है, अब मैं उससे 10 लाख रुपए कैसे क्लेम करूं। आप ये कहते हैं कि उस शख्स ने मेरे सामने स्टेटमेंट दी थी कि मैंने इस शख्स के 10 लाख रुपए देने, और उसने ये भी बात कही थी कि मेरी उस डायरी, रेगुलर जो डायरी है उसके अंदर मैंने ये बात लिखी हुई है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो उस शख्स की एडमिशन हो जाएगी। लेकिन अगर वो ये शख्स ये कह के मरे कि मैंने मिस्टर जुलैद से या किससे 10 लाख रुपए लेने हैं, तो वो एडमिशन नहीं होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद फिर बी है, सी है, एन एडमिशन। अच्छा, तीनों के अंदर एक वर्ड याद रखना है, मे बी का वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ, मे बी का वर्ड इस वजह से यहाँ पर यूज़ हुआ है तीनों सब आर्टिकल्स के अंदर, क्योंकि ये एडमिशन जो है कोर्ट की अदालत की डिस्क्रिशन है कि उसको वो माने या ना माने, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 की तरफ आए, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। ये सवाल भी लास्ट टाइम आ चुका है 7 जनवरी वाले टेस्ट के अंदर। जहाँ पर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात आएगी तो वो रेलेवेंट होगा या इरेलेवेंट होगा। ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट। देखें, जब आप किसी के साथ कोई मुआहदा करते हैं लिखत के अंदर, तो वहाँ पर अगर आप ओरल लेकर आएंगे तो वो क्या, इररेलेवेंट होगी, रेलेवेंट नहीं होगी। ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रेलेवेंट अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूफ देम शो डेट द इंटाइटल प्री सेकेंडरी एविडेंस कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट। मतलब जब तक पार्टी टू सूट ये ना कह दे कि ये सेकेंडरी एविडेंस में एडमिसिबल आप दे सकते हैं या उसके नॉलेज में बात ना है, तब तक आप
जो है ओरल नहीं दे सकते, तब तक आपको डॉक्यूमेंट ही शो कराना होगा, एग्रीमेंट ही शो कराना होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आर्टिकल 36 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, सिविल के अंदर होता है, मैंने पहले भी बताया था। अब ये कह रहा है कि एडमिशन सिविल केसेस के अंदर कब रेलेवेंट है। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट। अब कह रहा है कि कोई एडमिशन रेलेवेंट है ही नहीं सिविल के अंदर। कब नहीं है? इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस इट इज नॉट टू बी गिवन और अंडर सर्कमस्टांसेस from which the court can interfere that the parties agreed together that evidence of it should not be given। मतलब जब कोई कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन कैसे, आप कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने आपको 10 लाख रुपए देने हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये कि आप उसके बाद मुझे 2 लाख रुपए दे देंगे, तो ये कंडीशनल आ गया। और पार्टीज टू द सूट, दोनों पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, सिविल के अंदर क्या होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आपस में कोई मुआहदा कर लें, तो वो मुआहदा ये करें कि चलें हम सेटलमेंट कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, मतलब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कोई ऐसी, तो फिर वो एडमिशन नहीं होगा। सही है, मतलब वो प्योर होना चाहिए एडमिशन। उसके बाद आर्टिकल 37 और 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक सवाल आ चुका है, 37 38, लेकिन उसकी फर्दर एक्सेप्शन भी है। 37 कहता है कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो 38 और 39 की है। 37 कहता है कि अगर कन्फेशन काज किया जाए किसके जरिए से, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, तो वो क्या होगा, वो इररिलेवेंट होगा। इसके लिए वर्ड याद रखना है कि जब भी कन्फेशन काज हो, किसी शख्स से आप कन्फेशन करवाते हैं कि तुम मानो कि तुमने इसका मर्डर किया है, और उस कन्फेशन के अंदर क्या आ जाए, इंड्यूसमेंट आ जाए, थ्रेट, धमकी वगैरह आ जाए, या फिर क्या आ जाए, प्रॉमिस आ जाए। आप किसी शख्स को ये कहते हैं कि यार तुम ये मान लो कि तुमने मिस्टर बी का मर्डर किया है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें जेल से रिहा करवाऊंगा, ये आ गया प्रॉमिस, तो ये कन्फेशन क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। थ्रेट, आप कहते हैं तुम जो है ये बात मानो कि तुमने इसका मर्डर किया है, वो कहता है भाई मैंने किया ही नहीं है, तुम, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं तुम मानो, अगर नहीं मानोगे मैं तुम्हारे भाई को अगवा कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, थ्रेट। इंड्यूसमेंट करना, किसी को डराना धमकाना, ये भी इसके अंदर इसी की जुमरे में आता है। तो जब भी कन्फेशन काज होगा इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के जरिए से, तो उसके लिए वर्ड क्या याद रखना आपने, रेलेवेंट, इररेलेवेंट, क्या हो जाएगा वो, इररेलेवेंट। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 38 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 39 क्यों इंपॉर्टेंट है, 38 39 इस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बात करता है पुलिस की। कन्फेशन, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूफ, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। फिर उसके बाद आर्टिकल 39 को ओपन करें, 39 के कन्फेशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस, कन्फेशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस। आर्टिकल 38 ये कहता है कि जब भी कन्फेशन काज होगी, जब भी आपने कन्फेशन की इन फ्रंट ऑफ पुलिस, पुलिस के सामने, तो वो कन्फेशन नहीं होगी। जब आप पुलिस की कस्टडी में हैं, पुलिस की गिरफ्त में है, और आप कन्फेशन करते हैं पुलिस के सामने, ये देखें ये है इन फ्रंट ऑफ पुलिस, मतलब आप खुद से चले गए पुलिस स्टेशन, जैसे आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी, वो जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, वो कहता है कि मैंने ये सारे मर्डर मैंने किए, तो वो कन्फेशन कर रहा है, लेकिन वो कन्फेशन नहीं है। अब अगर आप पुलिस की कस्टडी में हैं, ठीक है, अब आपको खदशा पुलिस ने मुझे मारा है, पीटा है, आप कहते हैं हाँ मैंने ये जुर्म किया है, तो वो क्या होगा, वो भी कन्फेशन नहीं होगा, चाहे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ही क्यों ना हो। सही है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बहुत बार पूछा गया है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ देयर इन कन्फेशन, कन्फेशन की कितनी काइंड्स हैं। कन्फेशन की 2 काइंड्स हैं, एक है जुडिशियल और एक क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जो किसी जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने किया जाए और इसकी एविडेंटरी वैल्यू होए। एक्स्ट्रा जुडिशियल इज द हैज़ नो एविडेंटरी वैल्यू, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कोई भी अहमियत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है 38 हो गया, 39, हाँ 38 39 40। आर्टिकल 40 भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं उर्दू में इंकशाफी बयान, और जिसको हम कहते हैं हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अक्यूज्ड में बी प्रूव्ड। अब मैंने देखा आपको आर्टिकल 38 और 39 पढ़ाया, क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि पुलिस के सामने
ये पुलिस की कस्टडी में किया गया कन्फेशन वाकई में कन्फेशन कंसिडर हो। मैंने आपको बताया वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन, ये जनरल रूल है, इसकी कोई ना कोई एक्सेप्शन होगी जो पुलिस वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप जाते हैं पुलिस के सामने, आप कहते हैं कि मैंने मिस्टर जुलेर का मर्डर किया है और उसकी लाश फला कब्रिस्तान में उस जगह पे दफन है। क्या किया आपने? दफन। अब जब वो वाकई में जाते हैं और वो वाकई में देखते हैं वहाँ उसकी लाश है और आपका जो एविडेंस है, फॉर एग्जांपल आपने किसी चाकू वगैरह से मारा है और आपके पास जो फिंगरप्रिंट है वो भी हैं, आप कहते हैं हाँ यही है, तो ये क्या होगा? ये आर्टिकल 40 के तहत होगा इनकशाफी बयान। सही है। इसके अंदर क्या कह रहा है? व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड ऑफ consequences of information received from the person accused of any offense in the custody of police officer, वो शख्स कहाँ है? कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर में। so much of such information whether it amounts of the confession or not is relates distinctly to the fact disproved may be proved, मतलब वो वैसे डिस्प्रूव्ड है लेकिन उसको साबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर वर्ड क्या याद रखना है? मे, शल, मस्ट। कौन सा वर्ड है? आर्टिकल 40 के अंदर मे बी प्रूफ, मतलब उसको साबित किया जा सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। यानी कि मे का वर्ड इसलिए है यहाँ पे क्योंकि इस आर्टिकल के साथ कोई ना कोई कोरोबरेशन होना ज़रूरी है, कोरोबरेटिव एविडेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद आर्टिकल 41 ओपन करें। आर्टिकल 41 क्या कहता है? कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलेवेंट। अब कह रहा है कि जब कन्फेशन से आपका इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो रेलेवेंट हो जाएगा। आर्टिकल 37 और 41 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आर्टिकल 38 ने क्या बात की? आर्टिकल 38 ने हमें ये बताया कि जब भी आपके कन्फेशन के अंदर क्या आएगा आपके? जब भी आपके कन्फेशन के अंदर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आ जाएगा तो वो हो जाएगा इररेलेवेंट। लेकिन जब इस कन्फेशन से ये चीज़ें रिमूव हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। टाइम क्या हो रहा है? उसके बाद आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। क्या? कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट होगा, लेकिन अगर उसमें प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी आ गई तो वो क्या हो जाएगा? वो इररेलेवेंट हो जाएगा। अब ये प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में क्या फ़र्क है? मैंने आपको प्रॉमिस तो समझाया, लेकिन प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी ये है, आप किसी का मर्डर करते हैं और आप मुझे कहते हैं कि सर ये राज में, सिगाए राज में रखिएगा, बताइएगा मत किसी को, अगर आपने बताया तो फिर मैं आपको भी मार दूंगा। ये हो जाएगा प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि प्रॉमिस में और प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में क्या फ़र्क है। प्रॉमिस तो ये था कि आपने वादा किया कि मैं आपको जेल से बाहर रिहा करा दूंगा, लेकिन आप मुझे कहते हैं कि ये प्रॉमिस सीक्रेट में बात रखे। सिक्रेसी वर्ड सीक्रेट से निकला है, तो आप मेरा राज रखिएगा, अदरवाइज मैं आपको किल कर दूंगा। तो ये आर्टिकल 42 ने कहा कि ये कन्फेशन अगर मैं कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा? इररेलेवेंट, लेकिन अगर उसमें से सिक्रेसी हटा दिया जाए तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। आर्टिकल 43 कंसिडरेशन टू प्रूव कन्फेशन इफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड जॉइंटली ट्रायल ऑफ द सेम ऑफेंस। ये मैंने आपको यहाँ पे मिसाल दी कि अगर कोई सारे के सारे शख्स एक ही ट्रायल के अंदर हैं और उनमें से कोई एक कन्फेशन करता है तो इसके अंदर वर्ड आपको मिलेगा कौन सा? इसके अंदर शायद आपको वर्ड मिल जाए कोरोबरेट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का। सब क्लास बी के अंदर देखें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लिखा हुआ है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब कि इसके लिए ये कन्फेशन है, लेकिन बाकियों के लिए क्या है? ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इसके लिए एक जो है मूवी है, मेरे ख्याल से कोई मद्रासी मूवी है टेम्पर के नाम से, उसके अंदर दो जो है 3 बंदे होते हैं, वो कहते हैं कि वो मानते ही नहीं कि हमने मिस्टर ए का रेप किया है। वहाँ पे पुलिस को कोई जो है एविडेंस मिल नहीं रहा था। पुलिस वाला कहता है कि इन सब के साथ मैंने क्या किया है? जो डी है पुलिस वाला, वो कहता है कि मैंने इन सब के साथ मिलकर मिस्टर ए का रेप किया था और उसको जान से मार दिया था। तो उस मूवी के अंदर दिखाया गया कि हाँ भाई सबको फांसी दे दी जाए, लेकिन वो हकीकत में क्यूएसओ के तहत, कानून शहादत ऑर्डर के तहत या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत डी के लिए क्या है? ये कन्फेशन है, सज़ा इसको आएगी फांसी की। बाकियों के लिए क्या है? ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी कि जब तक कोई और एविडेंस ना मिले तब तक उनको सज़ा नहीं आ सकती। उसके बाद आ जाए आर्टिकल 43, 44 अक्यूज। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लास्ट टाइम आई थी। कौन सी स्टेटमेंट आई थी? ऑल अक्यूज पर्सन इंक्लूडिंग एन अकम्प्लिस शल बी लाइबल टू डैश। आर्टिकल 44 जो है ना, ऐसा का ऐसा बिल्कुल हूबहू आया था आपके 7 जनवरी 2024 के लागेट के अंदर। सवाल ये आया था, स्टेटमेंट ये आई थी कि ऑल अक्यूज पर्सन्स इंक्लूडिंग एन अकम्प्लिस
शल बी लाइबल टू डैश, तो जाहिर सी बात है जब भी कोई अक्यूज होगा या अकम्प्लिस होगा तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाएगा, सही है। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आए थे कि क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन इन चीफ, तो आंसर क्या था, क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये कॉन्सेप्ट आपको तब क्लियर होंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर होता है री एग्जामिनेशन। तीनों में फ़र्क क्या है वो फिर हम आगे आर्टिकल 30 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 भी इम्पोर्टेंट है। किसके साथ कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है आपके एडमिशन्स के साथ। आर्टिकल 45 क्या कहता है, कहता है कि एडमिशन एक्ट्स एज स्टॉपल, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। अब ये जो स्टॉपल है इसका पूरा एक चैप्टर है क्यूएसओ के अंदर, जिसको हम कहते हैं अम्र मानी तकरीर मुखालिफ। स्टॉपल मतलब जब आप डिक्लेरेशन दे दें कि मैं ये प्रॉपर्टी, मैं अपनी बाइक सर मुबारक को गिफ्ट करता हूँ, पब्लिक में डिक्लेयर कर दें तो आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, उसको कहते हैं स्टॉपल, टू स्टॉप समवन। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपल अंडर द प्रोविजंस हेयर इन आफ्टर कंटेंट। मतलब इसके अंदर भी वर्ड कौन सा आ गया, मे आ गया। मतलब कि एडमिशंस मे एक्ट एज स्टॉपल, मतलब कोई शख्स अपनी बात से मुकर नहीं सकता, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एडमिशन एक्ट एज स्टॉपल, ESTOPPLE, ठीक है, एडमिशन एक्ट एज स्टॉपल। तो ये आपका आज का जो लेक्चर था ये आर्टिकल 26 से लेके 45 तक आज हमने क्लियर किया। आर्टिकल 26 से लेके 45 तक, 26, 27, 28, 29 तो जर्नल थे। फिर आर्टिकल 30 से क्या आया, आर्टिकल 30 से लेके 36 तक हमने पढ़ा एडमिशंस के बारे में। फिर आर्टिकल 37 से लेके 44 तक हमने क्या पढ़ा, कन्फेशंस के बारे में। तो कन्फेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एडमिशंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको, और साथ ही साथ आपकी जो रिमेनिंग प्रीवियस आर्टिकल्स थे 26, 27, 28, 29 ये भी क्लियर हो गए। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।